जी स्टूडेंट्स, हम लोग जॉब एड्स कॉस्टिंग कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करनी है। मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करने के लिए कहा था, आप लोग कर कर आए हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। एग्जांपल नंबर 1 दी थी मैंने इस चैप्टर की, वो आप लोग कर कर आए हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, काइंडली ज़रा जल्दी रिप्लाई करें क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मुझे आगे पढ़ाना है। अच्छा जी, एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन वर्क। रेक्टिफिकेशन वर्क कहते हैं कि स्टूडेंट्स के अगर कहीं कोई आपको कोई असाइनमेंट मिली, ठीक है, आपने कोई ऑर्डर दिया हुआ था, उस ऑर्डर पे कुछ यूनिट्स आपके डैमेज हो गए या कुछ यूनिट्स जो हैं उनमें वो सही नहीं बने हैं, वो उनमें कोई खराबी है, या आपको जो ऑर्डर दिया गया जब आप वो ऑर्डर मुकम्मल कर रहे थे, उस ऑर्डर पे काम कर रहे थे, तो उसमें कुछ गड़बड़ होगी, कोई कसर रह गई, कोई कमी रह गई, उसको ठीक करने की जो कॉस्ट है, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की जो कॉस्ट है, वो रेक्टिफिकेशन वर्क कहलाता है। उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने पे, उस इशू को रिजॉल्व करने पे जो खर्चा जो हम काम करते हैं, उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन वर्क। यानी कि हमें जो ऑर्डर दिया गया था, हम उस ऑर्डर पे काम कर रहे थे, लेकिन उस ऑर्डर में कुछ कमी रह गई या कोई चीज़ खराब हो गई, उसको ठीक करने पर जो हम काम करते हैं उसको रेक्टिफिकेशन वर्क कहते हैं। अब जाहिर है उसको ठीक करने पे हमारा खर्चा भी होगा, उस खर्चे को हम रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कहते हैं। उसको ठीक करने पे जो हमारा खर्चा होता है, हम उसको कहते हैं कि ये हमारी क्या है, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। उसको ठीक करने पे जो हमारा खर्चा होता है, हम उसको कहते हैं कि ये हमारी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है। अब रेक्टिफिकेशन को ठीक करने पे जो कॉस्ट आती है, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, उसके दो ट्रीटमेंट्स हैं। अगर तो वो रेक्टिफिकेशन किसी वन ऑफ ऑर्डर से रिलेट करती है, यानी कि वो रेक्टिफिकेशन आपको हर ऑर्डर पे नहीं करनी पड़ी, सिर्फ किसी एक ही ऑर्डर पे आपको करनी पड़ रही है, यानी कि हर ऑर्डर पे, हर जॉब पे आपको रीवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, कि सिर्फ आपको एक ऑर्डर के ऊपर, एक जॉब के ऊपर रीवर्क करना पड़ा है। तो ये जो आप रीवर्क कर रहे हैं, ये जो आप रेक्टिफिकेशन कॉस्ट जो इनकर कर रहे हैं, ये उस जॉब पे एज ए डायरेक्ट कॉस्ट चार्ज होगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट अगर तो हर ऑर्डर पे नहीं आपको करनी पड़ती, सिर्फ किसी किसी जॉब पे आपको करनी पड़ती है, तो फिर जिस जॉब पे आपको रेक्टिफिकेशन करनी पड़ी है, ये उस जॉब पे एज ए डायरेक्ट कॉस्ट चार्ज होगा। ये उस जॉब पे एज ए डायरेक्ट कॉस्ट चार्ज होगा। ये उस जॉब पे क्या चार्ज होगा, एज ए डायरेक्ट कॉस्ट। अगर तो ये रेक्टिफिकेशन आपको हर ऑर्डर पे नहीं करनी पड़ती, सिर्फ इस ऑर्डर पे, किसी वन ऑफ ऑर्डर पे आपको करनी पड़ी है, तो ये इस जॉब पे, जिस जॉब पे भी आपको करनी पड़ रही है, ये उस जॉब पे एज ए डायरेक्ट कॉस्ट चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर ये रेक्टिफिकेशन हर ऑर्डर पे करनी पड़ती है, यानी कि हमें जो भी ऑर्डर मिलता है, हर ऑर्डर में कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें खराब हो जाती हैं और उनको ठीक करना पड़ता है, तो फिर ये उस जॉब के ऊपर, हर जॉब के ऊपर इसका एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है। जैसे हम अपने ओवरहेड्स का रेट निकालते हैं, इसी तरह हम इनका भी, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट का भी एक ओएआर निकालेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और उस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पर फिर हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाएंगे। मेरी बात समझिए, यानी कि अगर रेक्टिफिकेशन हर ऑर्डर पे करनी पड़ती है, तो फिर तो हर ऑर्डर
फिर तो ज़ाहिर है उसका एक प्री डिटर्मिन्ड रेट निकाला जाएगा, जैसे ओवरहेड्स हर जॉब पे लगते हैं, तो उनका एक प्री डिटर्मिन्ड रेट निकाला जाएगा और उस प्री डिटर्मिन्ड रेट की बेस पे हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन किसी वन ऑफ ऑर्डर को पूरा करने पे लग रही है तो फिर वो जिस ऑर्डर पे को पूरा करने पे लग रही है सिर्फ उसी ऑर्डर पे एज ए डायरेक्ट कॉस्ट चार्ज होगी। अब है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है इसको सुने। फर्ज करें कि आज जो है, लेट सपोज कि आज है 25 सितंबर। आज हमारे पास एक कस्टमर ऑर्डर लेकर आया, हमने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और 25 सितंबर से लेकर हमने 30 सितंबर तक उस ऑर्डर पे काम किया। अब जाहिर है उस ऑर्डर को पूरा करने पे हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगाई होगी। लेट्स से कि हमारी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इस पे लग रही है वो 10 हमारी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगी है वो 10,000 रुपीज है। यानी कि 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमने इस ऑर्डर पे काम किया। अब इस दौरान 25 सितंबर से 30 सितंबर तक इस ऑर्डर को पूरा करने पे, इस जॉब को पूरा करने पे हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10,000 रुपये की लग गई। ज़ाहिर है इसके ऊपर हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी लगी होगी। लेट्स सपोज कि आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगी है 6,000 की और आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लग गए 4,000 रुपीज के। प्रोडक्शन ओवरहेड्स लग गए कितने? 4,000 रुपीज के। अब 30 सितंबर तक इसका मतलब है कि हमने इसमें से इस ऑर्डर के ऊपर कितना खर्चा कर लिया था? 20,000 रुपये का। 25 सितंबर से लेकर हमने 30 सितंबर तक इस ऑर्डर पे कितना खर्चा कर दिया था? 20,000 रुपये का। अब 30 सितंबर महीने का एंड है तो हमने अकाउंट क्या करना है? हमने अकाउंट क्लोज करना है। 30 सितंबर को हमने अपना अकाउंट क्या करना है? क्लोज करना है। 30 सितंबर को हमने अपना अकाउंट क्या करना है? क्लोज करना है। तो हमने इसको लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन 30 सितंबर तक स्टूडेंट्स ये जॉब कंप्लीट नहीं हुई, तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि 30 सितंबर को हम 20,000 रुपीज को क्या लिखेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि 30 सितंबर को ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया था और हमने इसको क्लोज कर दिया 20,000 रुपीज के ऊपर। हमने इसको क्लोज कर दिया 20,000 रुपीज के ऊपर। जी, इज दैट क्लियर और नॉट? अब ये हमारा क्लोजिंग वर्क है। अब वर्क इन प्रोग्रेस इस चीज को, क्लोजिंग का मतलब इस मंथ एंड पे इसको क्लोज किया गया। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि ये जॉब अभी इन प्रोसेस है, इस जॉब के ऊपर अभी कुछ ना कुछ काम चल रहा है। अब जैसे ही नेक्स्ट मंथ शुरू हुआ 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर पे जब हमने इस ऑर्डर पे काम करना शुरू किया तो हमने इसी बैलेंस को लिख दिया। ये हमारा बैलेंस क्या है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। हमने इसी बैलेंस को क्या लिख दिया है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और ये बैलेंस कितना है? 20,000।
यानी कि जब हमने इस जॉब के ऊपर काम करना शुरू किया 1 अक्टूबर को, तो इस जॉब पे ऑलरेडी 20,000 रुपीज लग चुके हुए थे। अब जाहिर है इस जॉब को कंप्लीट करने पे आपने फर्दर इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगाई। इस ऑर्डर को पूरी जॉब को कंप्लीट करने पे आपने फर्दर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर की। इस जॉब को कंप्लीट करने पे आपने फर्दर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इनकर की। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपकी फर्दर इस जॉब पे लगी है 3,000, लेबर कॉस्ट आपकी 7,000 लग गई और प्रोडक्शन ओवरहेड आपके 5,000 के लगे। अब ये जॉब 31 अक्टूबर को इस जॉब का बैलेंस था 35,000। इस 35,000 को हम कहेंगे कि ये इसकी क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि ये जॉब कंप्लीट होगी अक्टूबर में। तो चूंकि ये जॉब अक्टूबर में 31 अक्टूबर को कंप्लीट हो गई है, इस वजह से हम इस 35,000 रुपीज को इसकी इस जॉब की प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे। लेकिन अगर ये 31 अक्टूबर को भी कंप्लीट ना हुई होती तो हम इस 35,000 रुपीज को ही 31 अक्टूबर पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। जी, इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? काइंडली रिप्लाई कीजिएगा। जी, मैंने ये कहा कि देखें 25 सितंबर को हमारे पास एक कस्टमर ऑर्डर आया। हमने 25 सितंबर पे कस्टमर के ऑर्डर पे काम करना शुरू किया। काम करते करते 30 सितंबर आ गया, यानी कि महीने का एंड आ गया। अब जब मंथ एंड हुआ तो 25 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हमने इस ऑर्डर को पूरा करने पे फर्ज करें कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर की है 10,000 की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर की है 6,000 की, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे लग गए हैं 4,000 के। तो इसका मतलब 25 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक इस जॉब पे ऑलरेडी 20,000 रुपया लग चुका था। 20,000 रुपीज लग चुके हुए थे, लेकिन अभी भी ये जॉब क्या थी, इनकम्प्लीट थी। तो 30 सितंबर पे ज़ाहिर है हमने अपना अकाउंट क्लोज करना था, तो हमने इस जॉब को क्लोज किया 20,000 पे, और हमने आगे इसको इस बैलेंस को इस 20,000 रुपीज को कहा गया कि ये हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। ये हमारा क्या है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब जैसे ही 1 अक्टूबर आया, अब जैसे ही 1 अक्टूबर आया तो यही 20,000 हमारे लिए क्या बन गया? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यही 20,000 हमारे लिए क्या बन गया? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 20,000 रुपीज का ये हमारे पास क्या बन गया? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसमें फिर जाहिर है, अब 1 अक्टूबर पे जब हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे 20,000, तो उसका मतलब है कि जब हमने इस महीने इस ऑर्डर पे काम शुरू किया तो ऑलरेडी इसके ऊपर 20,000 रुपीज लग चुकी हुई थी कॉस्ट। अब इसको पूरा करने के लिए हमने अक्टूबर में मजीद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगाए, तो ये अक्टूबर के मंथ में कंप्लीट होगी। अब जब 31 अक्टूबर आया तो हमने इसको लिखा इस 35,000 को, क्योंकि 20,000 ये लग चुका हुआ था, 20,000 ये लगा, इसके अंदर 3,000 की ये पेमेंट है, 7,000 की ये पेमेंट है, 5,000 की पेमेंट है, तो ये फर्दर कॉस्ट इसमें ऐड हुई। तो यानी कि इस जॉब को कंप्लीट करने पे हमारा जो टोटल खर्चा आया वो 35,000 रुपीज था। और हमने इस टोटल को क्या कह दिया, चूंकि ये जॉब कंप्लीट हो गई है तो हमने इसको कह दिया कि ये क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। हमने इस 35,000 को क्या कह दिया? इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन जब ये 31 अक्टूबर पे था, 30 सितंबर पे था, तो तब ये चूंकि इनकम्प्लीट था, तो इसलिए उस टाइम हमने इसको उस टाइम पे इसको प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं कहा था, तब हमने इसको कहा था कि ये क्या है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब चूंकि ये कंप्लीट हो गया तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये
इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। जी आशिर, इज डेट क्लियर? मैं इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा था कि क्लोजिंग और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास ये एक एग्जांपल है। वो कहता है जी, a firm uses job costing details of the 3 jobs worked on during a period R, job A, job B and job C. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जॉब ए और जॉब बी का गिवन है, सी का गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि जॉब ए और बी प्रीवियस पीरियड से चल रही हैं, जबकि जॉब सी का ऑर्डर हमें इस पीरियड में मिला है। अब डायरेक्ट मटेरियल उसने बता दिया कि जॉब ए बी सी पे कितना कितना लगता है। डायरेक्ट लेबर भी उसने बता दी किस जॉब पे कितनी कितनी लग रही है। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 40% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। कहता है कि जी जो ओवरहेड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं प्राइम कॉस्ट के 40%। प्राइम कॉस्ट का 40% अगर हम ले लें तो वो हमारी ओवरहेड कॉस्ट आ जाती है। अब वो कह रहे थे जॉब ए एंड बी सी जॉब बी एंड सी रिमेन इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ द पीरियड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस? अब देखें, इसमें हमने पहली बात तो ये कि ये जो उसने यहाँ पर एक बात कही है कि जी ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट 40% ऑफ प्रोडक्शन प्राइम कॉस्ट। Overheads are absorbed at the rate 40% of प्राइम कॉस्ट। यानी कि हर जॉब की जो प्राइम कॉस्ट है उसका 40% उसके प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड होंगे। क्या होंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से? लेकिन ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से वाले हैं जी? ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं एब्जॉर्ब्ड। वो हमने इसमें चार्ज करनी। वो हम क्या करेंगे, हम हर जॉब की पहले प्राइम कॉस्ट लेंगे और उस प्राइम कॉस्ट का हम 40% चार्ज करेंगे उसके ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। हाँ जी, जरा जॉब ए की बताइएगा। जॉब ए का ओवरहेड चार्ज बताएं। फोर्टी परसेंट लेना है, 40%। आशिर, शाहबाज आयसा, 6698। यानी कि आपने मटेरियल और लेबर कॉस्ट को प्लस किया और फिर उसका 40% ले लिया। जी आशिर, जी जॉब बी का बताइएगा। और जॉब सी का बताइएगा। शाहबाज आयसा, ये हमने इसका ओवरहेड चार्ज निकाला है। किसी को इसमें इशू? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, हो गया। अब यहां पर एक बात वो कह रहा है, जॉब बी एंड सी रिमेन इनकम्प्लीट। इसका मतलब है
कि जॉब बी और सी इनकम्प्लीट है, तो फिर स्टूडेंट्स जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो तो फिर जॉब बी और सी का आएगा, क्योंकि जो जॉब इनकम्प्लीट होती है वर्क इन प्रोग्रेस उसी जॉब का होता है जो इनकम्प्लीट हो। तो जो इनकम्प्लीट जॉब है वो तो सिर्फ जॉब बी और सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इन प्रोग्रेस सिर्फ जॉब बी और सी का आएगा। इट मीन्स कि जॉब ए जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, जॉब ए क्या हो गई हुई है, कंप्लीट हो गई हुई है। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकालेंगे जॉब ए और बी का, सॉरी जॉब बी और सी का। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जॉब बी का है 3190, जॉब सी में कोई भी नहीं था। इसमें अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जॉब बी की है 11,660 और जॉब सी की है 14,335। इसी तरीके से इसमें जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हमारे पास जॉब बी की 10,520 और जॉब सी की है 7,695। और जो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड हैं जॉब बी के वो हैं 8872 और जॉब सी के हैं 8812। ये हमने ऊपर वर्किंग की है इसकी। अब अगर इन्हें ऐड किया जाए तो जॉब बी का जरा टोटल कीजिएगा कि क्या बन रहा है। जॉब बी का टोटल कीजिएगा। और जॉब सी का टोटल कीजिएगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारा टोटल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बन जाती है रुपीज 65,084। हाँ जी, जी ये क्लियर है या नहीं। बड़ी आसान सी बात है कि सबसे पहले इसके अंदर ओवरहेड की ट्रीटमेंट आपने करनी है। जब आप ओवरहेड की ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ओवरहेड की ट्रीटमेंट के बाद आपने जो जॉब्स इनकम्प्लीट हैं सारी इनकम्प्लीट जॉब्स की वैल्यूज को टोटल कर लेना, वो आपका उस जॉब का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगा। अब इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए हुए थे, लेकिन आप लोगों में से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आप लोग कर आए हुए हैं इसके एमसीक्यूज। लेकिन वही बात है। अच्छा ऐसा है कि बहरहाल ये चैप्टर अब मेरे एंड से कंप्लीट है। ठीक है, आप इसके एमसीक्यूज कर आए, कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल यहीं से स्टार्ट कल जो है वो इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अभी मैं प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू कराने लगा हूँ। ऐसा करें कि आप लोग 5 मिनट्स ब्रेक कर लें नमाज के लिए, तो एग्जैक्ट 4:45 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट्स ब्रेक कर लें नमाज के लिए।
इम्पोर्टेंट है और अब हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। हेलो हेलो जी, कोई बोल रहा है? लिसन, मैं ये बात कर रहा हूँ कि टॉपिक इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, और हमने इसको कवर करना है, लेकिन इस चीज को इंश्योर कर लें कि इसमें बेटा अब ये वाला रिवाज नहीं चल सकता। ये आपके साथ मेरी कुछ 6-7 क्लासें रह गई हैं आखिरी, आज वाली मिला के। मैंने इसमें ये दोनों मेजर टॉपिक्स कवर करवाने हैं, तो मुझे हर बंदा इसमें एक्टिवली काम करता हुआ नजर आए। और अगर आप नहीं कर सकते तो बेशक कल से आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको कोई काम दिया जाए तो वो आपने इन एनी केस करके आना है। इस चीज को इंश्योर कर लें आप लोग, ठीक है ना। इसमें ये अब मौज मेला पुराने चैप्टरों वाला काम नहीं चलेगा। हम लोग आज प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू कर रहे हैं। ज़ाहिर ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कोई एक दो एग्जाम्पलें मैं आपको करने के लिए भी दूंगा होमवर्क के तौर पर। वो इन एनी केस कल आपने की हुई हो, ये चीज ज़हन में रखें, वरना कल से आने की जरूरत नहीं होगी आपको। प्रोसेस कॉस्टिंग में जी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कार मैन्युफैक्चरिंग की। कार मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है जहां पे हम स्टैंडर्ड गुड्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस से गुजरने के बाद होती है मुकम्मल। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो एक मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरने के बाद वो मुकम्मल होती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है? प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई हो रही है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है? प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई हो रही है। ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोसेस कॉस्टिंग का वो ये है। अगर आपने, और यकीनन आप लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, जैसे अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रहे होते हैं। लेज की, कार मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, कोको कोला के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, डोरिटोस के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज हैं। तो इस तरह मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो आपको अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक पे दिखा रहे होते हैं। अगर आप वो पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें, हाफ एन आवर की होती है, अगर वो आप डॉक्यूमेंट्री देखें तो आपको वो जो पूरी डॉक्यूमेंट्री वो आपको दिखाते हैं वो एक किस्म की प्रोसेसिंग है। यानी कि वो एक प्रोसेस कॉस्टिंग की एक लाइव एग्जांपल है कि किस तरह से प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं वो डिफरेंट फेजेस में, मल्टीपल स्टेजेस में, मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजर कर बन रही हैं। कुछ काम इस प्रोसेस में होता है, कुछ काम उससे अगले प्रोसेस में होता है, फिर उससे कुछ काम उससे अगले प्रोसेस में होता है। इस तरह से ये चीज़ चलती है। अब ये कार मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम एग्जांपल ले लें तो कार मैन्युफैक्चरिंग में जैसे पहला जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। गाड़ी का क्या कर रहे होते हैं? एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज हमारी आती है बॉडी मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी? बॉडी मेकिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेज में हम बॉडी बनाते हैं, गाड़ी का आउटर जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम होता है, वो बनाते हैं। सेकंड पे जब वो बॉडी फ्रेम मुकम्मल हो जाता है, उसको फिर हम भेज देते हैं पेंट करने के लिए। यानी कि पहली स्टेज में हमने बॉडी फ्रेम बनाया और सेकंड स्टेज में हमने क्या किया, उसको पेंट के लिए भेज दिया। अब जब उसका बॉडी फ्रेम को पेंट हो जाता है तो फिर वो थर्ड प्रोसेस में जाता है जिसको इंजन फिटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। यानी कि गाड़ी के बॉडी फ्रेम को जब पेंट हो गया तो उसके अंदर फिर हम इंजन रखते हैं, इंजन फिट करते हैं। इंजन फिटिंग के बाद फोर्थ स्टेज आती है, फोर्थ प्रोसेस आता है इंटीरियर सेटिंग, जिसमें हम उसका इंटीरियर जो गाड़ी का है उसको सेट करते हैं। इंटीरियर सेटिंग के बाद टायर्स एंड टेस्टिंग प्रोसेस आता है, जहाँ पे जिसमें हम टायर्स वगैरह गाड़ी के लगा के उसको टेस्टिंग वगैरह करते हैं। टायर्स एंड टेस्टिंग के बाद फिर फाइनल टच दिया जाता है, फिनिशिंग टच। यानी कि एक फाइनल स्टेज आती है जिसमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो मुकम्मल हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर जो मेन प्रोसेसेस हैं वो मेंशन कर दिए। अब इसमें एक प्रोसेस की जो स्टूडेंट्स आउटपुट है वो अगले प्रोसेस की इनपुट कहलाती है। एक प्रोसेस की आउटपुट अगले प्रोसेस की क्या कहलाएगी? इनपुट। एक प्रोसेस ने जो यूनिट्स कंप्लीट कर लिए वो अगले प्रोसेस वाला उसके ऊपर काम शुरू करता है। जैसे अगर बॉडी फ्रेम मुकम्मल हो गया तो पेंट वाला काम कर सकता है। यानी कि पेंट प्रोसेस वाले के लिए, पेंट डिपार्टमेंट वाले के लिए वो बॉडी फ्रेम एक इनपुट है जिसके ऊपर उसने पेंट करना। जिसको वो पेंट कर देगा वो पेंट प्रोसेस की आउटपुट बन जाएगी। लेकिन पेंट प्रोसेस की जो आउटपुट है वो इंजन फिटिंग डिपार्टमेंट के लिए इनपुट होगी।
यानी कि पेंट प्रोसेस ने जो काम करके दिया इंजन फिटिंग वाला, उसके ऊपर काम करेगा। और जिसका इंजन फिट हो गया वो फिर आगे चला जाएगा इंटीरियर सेटिंग में, क्योंकि इंजन फिटिंग जिसकी हो गई वो इंजन फिटिंग प्रोसेस की आउटपुट है और इंटीरियर सेटिंग की क्या है, इनपुट। और जिसका इंटीरियर सेट हो गया वो इंटीरियर सेटिंग प्रोसेस की क्या है, आउटपुट। और वो टायर्स एंड टेस्टिंग के लिए क्या बन जाएगी, इनपुट। अब जो टायर्स एंड टेस्टिंग जिसकी हो गई वो टायर्स एंड टेस्टिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस की आउटपुट है, और आगे फिनिशिंग प्रोसेस की क्या होगी, वो इनपुट होगी। और देन आपके पास एक फिनिश गुड निकल आएगी। तो ये इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरने के बाद मुकम्मल हो जाती है। इस प्रोसेस को, इस पूरे मैकेनिज्म को हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। अब ऑब्वियसली हम हर प्रोसेस की कॉस्टिंग भी सेपरेटली इंडिविजुअली करेंगे। तो आप लोगों को पहले इसका एक कॉन्सेप्ट देना था कि प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या, वो मैंने आपको बता दी। अब इस चैप्टर में जो एरियाज हमने कवर करने हैं वो कुछ ये हैं। सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है इसके ऊपर बात होगी, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर एक 5 स्टेप्स अप्रोच है, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है, उसको डिस्कस किया जाएगा। लॉसेस क्या होते हैं उसके ऊपर बात होगी। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर हम बात करेंगे। फिर एंड में हम बात करेंगे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट की, एंड देन फाइनली लास्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बाय प्रोडक्ट्स। तो ये वो चीजें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट होती है, तो उसके लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंटली। स्टैंडर्ड गुड्स हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब है स्टैंडर्ड गुड्स आप बनाते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर। जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसका जो पहला फीचर यहाँ पर आता है वो वही बात कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है और प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहती है 2, 3 और मोर प्रोसेसेस में, या 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस में आपकी प्रोडक्शन इन प्रोसेस होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की जाती है ऑयल रिफाइनिंग के लिए भी, पेपर मेकिंग में भी और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी। इन चीज़ों में प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो उसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। फिर इसके बाद कहता है कि एक प्रोसेस की जो फिनिश गुड है वो अगले प्रोसेस के लिए इनपुट होगी, यानी कि एक प्रोसेस की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस की क्या बन जाएगी, इनपुट। ये भी हम प्रीवियस इसको डिस्कस भी कर आ रहे हैं। और अगर कोई मंथ एंड पे हमारे कुछ यूनिट्स किसी भी प्रोसेस में अगर हमारे कुछ यूनिट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं तो वो उस प्रोसेस का वर्क इन प्रोग्रेस कहलाते हैं। यानी कि ये यूनिट्स आपके इन प्रोसेस हैं, यानी कि ये यूनिट्स अभी आपके क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं। इन यूनिट्स के ऊपर अभी कुछ ना कुछ काम आपका होने वाला रहता है। तो ये उनको हम कहते हैं कि ये यूनिट्स हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में आ गए। एंड देन फिर फाइनली इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। इसके बाद कन्वेयन कॉस्ट क्या होती है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अगर हम ऐड कर लें तो वो हमारी कन्वेयन कॉस्ट होती है। अब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कुछ हमारे यूनिट्स जो हैं वो ज़ाया भी हो जाते हैं, वेस्टेज भी हो जाती है, ठीक है। उस वेस्टेज को हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, नॉर्मल रिजेक्शन। उस वेस्टेज को हम कहते हैं ये हमारी क्या है, नॉर्मल रिजेक्शन। उसको हम कहते हैं कि ये हमारी नॉर्मल वेस्टेज है। उसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, नॉर्मल वेस्टेज। उसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, नॉर्मल वेस्टेज है। उसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारी क्या है, नॉर्मल आउटपुट। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है या नहीं? यानी कि जब हमने जो मटेरियल इनपुट किया उसमें से कुछ क्वांटिटी हमारी वेस्ट भी होगी, वो जो क्वांटिटी हमारी वेस्ट होगी उसको हम कहते हैं कि ये हमारी नॉर्मल वेस्टेज है, या हम उसको कहते हैं कि ये हमारा नॉर्मल लॉस है।
ठीक है। एक्सपेक्टेड लॉस उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में पहले से ही आइडिया है कि वो लाजमी कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसमें से हमारी वेस्ट हो जाएगी। देखिए, नॉर्मल वेस्टेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर कोई कारपेंटर है, वो चेयर्स बनाता है, ठीक है, तो वो जब भी चेयर बनाएगा तो वुड की कटिंग करके बनाएगा। जब भी वो चेयर्स बनाएगा तो चेयर्स कैसे बनाएगा? वुड की कटिंग करके चेयर्स बनेंगी। तो जब वो वुड की कटिंग करेगा तो उस कटिंग प्रोसेस में कुछ वुड आपकी वेस्ट भी होगी। तो वो जो वुड वेस्ट होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारी नॉर्मल वेस्टेज है, ये हमारी नॉर्मल स्पॉइलेज है। जैसे अगर हम लोग कोई क्या कहना चाहिए करते हैं, अल्लाह भला करे, कोई टेलर को सूट देते हैं, तो हम एक फैब्रिक देकर आते हैं कि भी इस फैब्रिक में हमारा सूट स्टिच करते। तो वो जो टेलर है वो बेसिकली क्या करता है कि फैब्रिक की कटिंग करेगा, कटिंग में कुछ कपड़ा आपका जाया भी होगा, तो वो जो वेस्टेज है वो नॉर्मल वेस्टेज कहलाती है। तो अगर तो ये एक हद तक रीजनेबल वेस्टेज है तो हम इसको कहते हैं कि ये नॉर्मल वेस्ट है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये एक नॉर्मल वेस्ट है। लेकिन अगर हमारी वेस्टेज, हमारा एक्चुअल में लॉस हमारे एक्सपेक्टेड लॉस यानी कि नॉर्मल लॉस से बढ़ जाए, यानी कि अगर हमारा एक्चुअल लॉस हमारे नॉर्मल लॉस से एक्सीड कर जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या हो गया है? एबनॉर्मल लॉस। उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या हो गया है? एबनॉर्मल लॉस हो। उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? एबनॉर्मल। यानी कि अगर हमारा एक्चुअल में लॉस हमारे नॉर्मल से एक्सीड कर गया तो वो नॉर्मल से अबव वाला जो पोर्शन होगा लॉस का, हम उसको एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। फिर इसी तरीके से अगर हमारी एक्चुअल आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम है, बल्कि हम यहाँ भी कह सकते हैं ठीक है जी। यानी कि हमारा एक्चुअल लॉस अगर हमारा एक्चुअल लॉस अगर हमारा एक्चुअल लॉस हमारे एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा है, या हमारी एक्चुअल आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ। हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस हुआ। हम इसको कहते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। हम इसको क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। इसी तरीके से अगर हमारी एक्चुअल आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा है, या हमारा एक्चुअल लॉस हमारे एक्सपेक्टेड लॉस से कम है, तो वो जो एक्सेस पार्ट जो है उसका, वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल गेन। पार्ट क्या कहलाता है? एबनॉर्मल गेन। स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ी देर में मैं इसको मजीद थोड़ा इलेबोरेट भी कर दूंगा।
अच्छा, अभी यहाँ पे पॉइंट है कि कुछ जगहों पे जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का, कुछ इंडस्ट्री में जॉइंट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं। खैर ये जब हम आएंगे उसके ऊपर तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। जी जी, सिर्फ एक्सेस पार्ट। अब्बास, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नॉर्मली 5 यूनिट जाया होते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे 7 यूनिट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो होते तो नॉर्मली 5 हैं, लेकिन ये 2 अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा हो गए, तो ये जो 2 यूनिट्स एक्सेसिव जो वेस्ट हुए हैं, ये एबनॉर्मल लॉस में चले जाएंगे। 5 का नॉर्मल लॉस रहेगा, 5 से ऊपर वाला एबनॉर्मल लॉस। लेकिन अगर मेरा एक्चुअल लॉस 5 से कम है, लाइक 4 यूनिट्स का हुआ, तो वो जो 1 यूनिट हमारा वेस्ट नहीं हुआ जो नॉर्मली होता है, लेकिन इस दफा 4 यूनिट्स जाया हुए 5 की बजाय, तो वो जो एक जाया नहीं हुआ, वो फिर आपका एबनॉर्मल गेन बन जाता है। जो यूनिट वेस्ट नहीं हुआ वो फिर एबनॉर्मल गेन बन जाता है। अब ये जो लॉसेस आपके होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो क्या है? नॉर्मल लॉस मैंने आपको पहले बताया। एक नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो नॉर्मल रूटीन में हमारा होता है, ठीक है, जिसको हम मार्केट मतलब एक क्वांटिटी जो हमने इनपुट की है उसमें से कुछ क्वांटिटी हमारी क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है, वेपर्स की फॉर्म में हो गई है, रिजेक्शन की फॉर्म में हो गई है, डैमेज हो गई है, या कटिंग में कट पीसेस में जाया हो गई है, डस्ट फॉर्म में जाया हो गई है, ठीक है, वो नॉर्मल लॉस कहलाता है। अगर वो एक सर्टेन लिमिट तक है तो फिर वो, अगर वो सर्टेन लिमिट तक है तो वो एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर वो नॉर्मल लॉस है, लेकिन अगर वो उस सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर गई तो वो एक्सेस पार्ट उसका एबनॉर्मल लॉस है, और अगर उससे कम रहा तो वो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। इसको चार्ज किया जाता है स्क्रैप वैल्यू पे। नॉर्मल लॉस किस पे चार्ज किया जाता है? स्क्रैप वैल्यू पे। नॉर्मल लॉस हमेशा किस पर चार्ज होगा? स्क्रैप वैल्यू पे। नॉर्मल लॉस किस पे चार्ज होगा? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है जी, क्योंकि ये नॉर्मल वेस्टेज होती है और ये मार्केट में हम अमूमन अगर ये बिक सकती हो तो हम इसको मार्केट में स्क्रैप कर देते हैं। जैसे अगर हम मार्केट से वुड खरीद रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए या कोई भी चीज बनाने के लिए, तो उस वुड का जो कट पीसेस होते हैं या जो भूरा होता है, हम उस भूरे को मार्केट में क्या करते हैं, उसको स्क्रैप कर देते हैं। ठीक है, वो फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से तो नहीं बिकता जा रहा है, वो फिर मार्केट में केजीज के हिसाब से सेल होता है। स्क्रैप के वैल्यू पे, स्क्रैप वैल्यू पे हम उसको सेल करते हैं। इसी तरह से हमारा एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि भी मैंने डिस्कस किया, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो सर्टेन लिमिट से ज्यादा लॉस हो जाए, ये एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा जो क्वांटिटी आया हो जाए, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस। यानी कि नॉर्मल से अबव वाला पार्ट जो है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस कहलाता है, और इसको हम प्रोसेस अकाउंट में प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे चार्ज करते हैं। इसको हम किस पे चार्ज करते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे हम इसको चार्ज करते हैं। ठीक हो गया। प्रोसेस अकाउंट में प्रोसेस अकाउंट में हम इसको कॉस्ट पर यूनिट पे चार्ज करते हैं, जैसे हम अपनी आउटपुट को चार्ज कर रहे हो। अब इसके अलावा ज़ाहिर है कभी हमारा एबनॉर्मल गेन भी होता है। अब जब हमारा कोई एबनॉर्मल गेन होता है, तो एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि हमारा एक्चुअल लॉस हमारे नॉर्मल से कम हुआ है, या हमारी एक्चुअल आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा आ गई है, तो फिर ये होता है। और इसको भी हम लोग प्रोसेस अकाउंट में चार्ज करते हैं, किस पर? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। हम इसको प्रोसेस अकाउंट में किस पे चार्ज करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट पे। इसको हम प्रोसेस अकाउंट में किस पे चार्ज करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट पे चार्ज करते हैं। इसको किस पर चार्ज किया जाता है? कॉस्ट पर यूनिट पे।
ये एग्जांपल है जी, जरा इसको देखिएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ जो बातें मैं उस वक्त से बोल रहा हूँ। देखें, अगर मैं ये कहूँ कि जब भी हम 100 यूनिट्स की इनपुट करते हैं, जब भी हम 100 यूनिट्स इनपुट करते हैं, तो 100 यूनिट्स की इनपुट में से हर बार 5 यूनिट्स जो हैं वो हमारे ज़ाया हो जाते हैं। जब भी हम 100 यूनिट्स इनपुट करते हैं, तो हर बार 100 यूनिट्स में से 5 यूनिट्स हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगी? 95 यूनिट्स। इसका मतलब है कि हमें एक्सपेक्टेड आउटकम क्या मिलेगी? 95 यूनिट्स। ये हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। और ये जो 5 यूनिट्स हमारे ज़ाया हो रहे हैं हर बार, हर 100 यूनिट्स में से 5 जो ज़ाया होते हैं, ये हमारा क्या कहलाएंगे? नॉर्मल लॉस। ये हमारा क्या कहलाएंगे? नॉर्मल लॉस। अब अगर हम इसमें फर्स्ट फैक्टर की बात करें, इस फर्स्ट सिनेरियो की, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आपकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपको मिली है 92 यूनिट्स की। हमें एक्चुअल आउटपुट कितनी की मिली है? 92 यूनिट्स। यानी कि हमें नॉर्मली हमारे यूनिट्स बेस्ड होते हैं कितने? 5। हम 100 यूनिट्स इनपुट करते हैं, 5 उसमें से ज़ाया हो जाते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारी 95 है। लेकिन लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ मेरी एक्चुअल आउटपुट 92 यूनिट्स की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 में से 92 यूनिट्स आपके सही बने हैं, तो बाकी फिर 8 यूनिट्स आपके ज़ाया हुए। बाकी के 8 यूनिट्स आपके क्या हो गए हैं? वेस्ट हो गए हैं। बाकी के 8 यूनिट्स आपके क्या हो गए हैं? वेस्ट हो गए। अब नॉर्म ये है कि नॉर्मली 100 में से 5 यूनिट्स हमारे वेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वेस्टेज हमारी कितनी की हो गई है? यहाँ पे हमारी वेस्टेज 3 यूनिट से एक्सेसिव हो गई है। यानी कि नॉर्मली तो 5 यूनिट्स वेस्ट होते हैं, लेकिन ये जो 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा वेस्ट हुए हैं, इनको हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? एबनॉर्मल लॉस। यानी कि अगर मेरा एक्चुअल लॉस नॉर्मल से एक्सीड कर जाए तो वो एबनॉर्मल है, या मेरी एक्चुअल आउटपुट मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम हो जाए तो तब भी डिफरेंस जो है वो मेरा एबनॉर्मल लॉस। इज डेट क्लियर? इसी तरीके से सेकंड सिनेरियो, अगर मैं कहूं कि मेरी एक्चुअल आउटपुट 97 यूनिट्स की हुई है। एक्चुअल आउटपुट कितने की हुई है? 97 यूनिट्स की। तो इसका मतलब है कि मेरा फिर एक्चुअल लॉस हुआ 3 यूनिट्स का। असल में लॉस कितने का हुआ? 3 यूनिट्स का। अब नॉर्म ये है कि नॉर्मली हमारे 5 यूनिट्स 100 में से वेस्ट होते हैं। अगर 100 में से 3 यूनिट्स आपके वेस्ट हुए हैं 5 की बजाय, तो उसका मतलब ये जो 2 यूनिट्स आपके ज़ाया नहीं हुए, ये फिर आपका एबनॉर्मल गेन बन जाएंगे, क्योंकि इनको आप नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे मार्केट में सेल करेंगे। अब आप इनको स्क्रैप तो नहीं करेंगे, इनको आप क्या करेंगे? नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर सेल करेंगे। इनको आप क्या करेंगे? नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर सेल करेंगे। तो ये 2 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन कहलाएगा। ये 2 यूनिट्स का क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल गेन। जी स्टूडेंट्स, इज डेट क्लियर और नॉट? फर्क समझ में आ गया आपको? अब नीचे इसने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए। कहता है कि जी नॉर्मल लॉस क्या होगा? नॉर्मल लॉस इज योर एक्सपेक्टेड लॉस। नॉर्मल लॉस को हम एक्सपेक्टेड लॉस कहते हैं। यानी कि ये हमें पहले से ही पता था कि इतनी क्वांटिटी हमारी ज़ाया होगी। ये रीअकरिंग लॉस है, यानी कि ये हर बार होगा। जब भी हम वो प्रोडक्शन करेंगे, ये क्वांटिटी हमारी ज़ाया होगी। ये अनअवॉइडेबल लॉस है, यानी कि इसके होने को हम रोक नहीं सकते, ये हर बार होगा। जैसे कारपेंटर है, वो जब भी टेबल बनाएगा तो वुड की कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगी, और इसको हम हमेशा स्क्रैप वैल्यू पर चार्ज करते हैं। हमेशा किस पर करते हैं? स्क्रैप वैल्यू पर इसको चार्ज किया जाता है। जबकि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के केस में ये अनएक्सपेक्टेड लॉस और गेन होता है। ये क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड लॉस और गेन। यानी कि इसका हमें पहले से पता नहीं है, ये तो जब हो गया तो फिर पता चला कि इतना हमारा इसमें क्वांटिटी वेस्ट हुई है। ये नॉन रिकरिंग है, क्योंकि वंस अगर हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम नेक्स्ट टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये क्यों हुआ, ताकि ये दोबारा ना हो। ये अवॉइडेबल है, यानी कि इसके होने को हम रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और ये चार्ज होगा एट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे इन द प्रोसेस अकाउंट। यानी कि इसको हम एबनॉर्मल लॉस को या एबनॉर्मल गेन को प्रोसेस अकाउंट में कॉस्ट पर यूनिट पे चार्ज करें। क्योंकि ये जो हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ होता है,
इसने डायरेक्ट हमारी प्रोडक्शन को इफेक्ट किया, एक्सपेक्टेड आउटपुट को इफेक्ट किया। तो ये जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं, ये हम अपनी वेस्टेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल आउटपुट आएगी और हम इसको मार्केट में सेल करके अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवर करेंगे। लेकिन ये क्वांटिटी तो हो गई हमारी ज़ाया, वेस्ट हो गई। तो चूंकि ये क्वांटिटी वेस्ट हो गई है, तो इसलिए फिर हमें इसको क्या करना पड़ता है, मार्केट, इसको हम इसके ऊपर जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अब हमें रिकवर नहीं हो रही, तो इसलिए फिर हम अपना लॉस प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर बुक करेंगे, ना कि स्क्रैप वैल्यू पे। अब जी इसके अंदर कुछ एडिशनल टर्म्स हैं, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली वो क्वांटिटी है जो पीरियड एंड पे हमारे कुछ यूनिट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं। रीअकरिंग लॉस, रीअकरिंग का मतलब है कि ये हर बार होगा जाहिद साहब, जब भी आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे। देखें टेलर है, आप जब भी उसको कपड़ा देख कर आएंगे सूट स्टिचिंग के लिए, तो हर बार उसमें से कुछ कपड़ा, कुछ फैब्रिक जो है वो आपका कटिंग में जाया होगा। तो ये रीअकरिंग है, ये हर बार होता है। ठीक है जी। अब वैल्यूइंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि होता ये है कि बाज औकात ये होता है कि पीरियड एंड के ऊपर हमारे कुछ यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस रह जाते हैं, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुए होते, वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं, उनकी पार्शली कंप्लीट हुए होते हैं, पार्टली रहते होते हैं। तो वो उन यूनिट्स को कहा जाता है कि ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स। उनको क्या कहते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट। उनको क्या कहा जाता है जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट। जो यूनिट्स हमारे पास पीरियड एंड पे बच जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स, उन्हें हम कहते हैं। अब ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इनसे हमारा एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स का। ये जो हमारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स हैं, इनसे हमारा एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स का। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट्स बेसिकली क्या है, एक्सपेक्टेड कंप्लीटेड यूनिट्स, एक्सपेक्टेड कंप्लीटेड यूनिट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग, सॉरी, इक्विवेलेंट यूनिट्स एक आपकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन होती है फ्रॉम इनकम्प्लीट यूनिट्स, यानी कि जो यूनिट्स अभी आपके इन प्रोसेस हैं उन पे कितने परसेंट काम मुकम्मल हो चुका हुआ है, ये उसके लिए हम एक नोशनल परसेंटेज इसकी निकालते हैं, एक नोशनल वर्किंग लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 500 यूनिट्स महीने के एंड पे इनकम्प्लीट है। तो ये जो 500 यूनिट्स हैं, इन पे जार है, इनकम्प्लीट होने का मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल रॉ फॉर्म में। इन पे मटीरियल, लेबर और FOH वाइज, फैक्ट्री ओवरहेड वाइज कुछ ना कुछ काम तो इनके ऊपर आपने मुकम्मल किया है। तो वो जो काम आपने इनके ऊपर मुकम्मल किया है, वो उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो 500 यूनिट्स हैं, ये मटेरियल वाइज 100% कम्प्लीट है, यानी कि इन पे मटेरियल 100% लग चुका है, जितना लगना था सारा लगा दिया। लेकिन लेबर वाइज अभी इनके ऊपर सिर्फ काम 80% हुआ है, अभी 20% होने वाला रहता है। ये जो FOH है, इन पे 60% काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी 40% होने वाला रहता है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं, इन पे अभी कुछ ना कुछ प्रोग्रेशन होनी बाकी है, इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स। इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं कि ये हमारे क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स। इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं कि ये हमारे क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स। जी, इज डेट क्लियर और नॉट, यस और नो? अब ये चूंकि मटेरियल की, लेबर की और FOH की जो वेरी ऑफ कंप्लीशन डिग्री जो है, चूंकि ये वेरी करती है, मतलब इक्वल परसेंटेज से कंप्लीट नहीं हुआ इनकम्प्लीट यूनिट्स पे काम, तो उससे फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स का तो कैलकुलेट करने की जरूरत जो है वो पेश आती है। इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट इस वजह से आता है कि ये जो यूनिट्स हमारे इन प्रोसेस हैं, इन पे कितने परसेंट काम मुकम्मल हो गया हुआ है और कितने परसेंट अभी काम होने वाला रहता है, वो हम इसके अंदर फिर मैयर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, गॉट इट और नॉट, यस और नो?
अब ये 5 स्टेप अप्रोच है। हफ्ता 10 दिन मिलेंगे मेरा ख्याल है आशीष साहब। वैसे ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन आपके जो सेंटर वाले हैं, जैसे लाहौर वाले, अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर में भट्ट साहब आपको बता सकते हैं कितना टाइम आपको मिलेगा। बाकी अगर कराची, इस्लामाबाद या पेशावर से हैं तो फिर वो लोग आपको बताएंगे कितने से। जी, स्टेप्स इसमें सबसे पहले आता है जी प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, यानी कि सबसे पहले हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके बाद हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप में हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालते हैं। फिर फाइनली लास्ट में हम कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, या अगर एबनॉर्मल गेन हुआ तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये 5 स्टेप अप्रोच है जो हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये टी अकाउंट आपके सामने रख रहा हूँ। इससे काफी हद तक हमारे जो अगर स्टिल कोई इश्यूज या कोई मसले मसाइल हैं तो वो इससे हल हो जाएंगे। ये प्रोसेस अकाउंट बना हुआ है, ये आपके आम टी अकाउंट की तरह है, लेकिन फर्क इसमें ये है कि इसमें हम लोग एट ए टाइम यूनिट्स और रुपीस दोनों वैल्यू दोनों को डील करते हैं, यानी कि एट ए टाइम यूनिट्स को भी डील करेंगे और रुपीस को भी, कैश को भी डील करेंगे। ये इसकी डेबिट साइड है। इसको हम डेबिट साइड को इनपुट साइड कहते हैं। डेबिट साइड को हम क्या कहते हैं? इनपुट साइड। और ये इसकी क्या है? क्रेडिट साइड है। इसको हम इसकी आउटपुट साइड कहते हैं, यानी कि हमने एक प्रोसेस में जो कुछ लगाया वो सब इसकी डेबिट साइड पर आएगा, जो हमारी पॉकेट से लगा, और उससे जो आउटकम आ रही है वो इसकी क्रेडिट साइड पर आएगी। सो इसमें प्रोसेस अकाउंट में एक तो यूनिट्स का कॉलम है और एक रुपीस का कॉलम डेबिट साइड पे। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी यूनिट्स का कॉलम है और रुपीस का कॉलम है। तो ये दो किस्म की जो चीजें हैं, ये इस तरीके से हम लोग इसमें मेंटेन करेंगे। इसमें सबसे पहले है जी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग कल करेंगे। अभी आज चूंकि हम सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, तो आप जब कल इसका एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा करने के लिए, जब आप लोग वो एग्जांपल सॉल्व करके आ जाएंगे तो कल फिर हम लोग इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड आगे मूव करेंगे। तो अभी ओपनिंग वाले क्वेश्चंस कल करेंगे, आज अभी सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमने 5000 यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल इनपुट किया, और एक ये फर्जी वैल्यूज हैं। फर्ज करें कि इसके ऊपर 20,000 रुपीज का खर्चा आया। अब ज़ाहिर है ये यूनिट्स अपने आप तो नहीं बन जाएंगे, इस पे लेबर कंट्रीब्यूशन भी होगी। फर्ज करें कि लेबर 12,000 की लग गई और फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे 8,000 रुपीज के लग गए। अब जो इससे हमें फिनिश गुड्स मिल रही हैं, फिनिश गुड्स हमारे पास हैं 4,000 की, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 500 है, और नॉर्मल लॉस हमारा 200 यूनिट्स का है। ठीक है, जिसकी स्क्रैप वैल्यू 2 है, तो उस हिसाब से हमारे नॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या बन गई? 400। 200 इंटू 2 किया, ज़ाहिर है 200 यूनिट्स हमारे एक्सपेक्टेड है कि ज़ाया होंगे 5,000 में से। तो उस उन दो 200 यूनिट्स को जब हम मार्केट में स्क्रैप करेंगे तो वो 2 के रेट पे स्क्रैप होंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अब हर टी अकाउंट की तरह इस टी अकाउंट को भी बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड्स पे डेबिट और क्रेडिट साइड इसकी बराबर होनी चाहिए, एज पर द यूनिट्स भी और एज पर द अमाउंट भी। अगर मैं इसको यूनिट्स वाइज बैलेंस करता हूँ तो स्टूडेंट्स इसकी क्रेडिट साइड पे 300 यूनिट्स का डिफरेंस आता है। ये जो इसकी क्रेडिट साइड पे ये जो इसकी क्रेडिट साइड पे 300 यूनिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। और अगर ये बैलेंसिंग फिगर इसकी डेबिट साइड पर आती तो हम उसको कह देते कि ये हमारा एबनॉर्मल गेन हुआ। लेकिन एक प्रोसेस में एक वक्त में एक ही चीज हो सकती है, या एबनॉर्मल लॉस हो सकता है या फिर एबनॉर्मल गेन हो सकता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, दोनों चीजें एक साथ
नहीं हो सकती, या एबनॉर्मल लॉस होगा या फिर एबनॉर्मल गेन होगा। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों ही ना हो, ये चीज हो सकती है, लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। जैसे अब यहाँ पे एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ लेकिन एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि हमने इस टी अकाउंट को मुकम्मल करना है, यानी कि उस टी अकाउंट को मुकम्मल करने के लिए पहले हमें इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। फिनिश गुड्स की वैल्यू, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, ये हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और फिर हमारे पास टोटल निकलेगा प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब वो कहता है कि जी इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। उसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट, ये आप ऐसा करें, इसका जरा एक स्क्रीनशॉट ले लें जरा जल्दी से इस टी अकाउंट का, ताकि फिर आगे हम जब मैं साथ साथ वर्किंग करता जाऊंगा इसके स्टैट्स यूज करके। जल्दी से इसका जरा एक स्क्रीनशॉट लें। ओके, हो गया। अब जब हम इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालेंगे तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब है एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यानी कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें प्लस या माइनस एबनॉर्मल लॉस और गेन। देखिए, अगर तो लॉस हुआ है तो प्लस करेंगे, लेकिन अगर गेन हुआ है तो गेन के सिनेरियो में माइनस करेंगे। ये चीज ध्यान में रखें। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि भी गेन हो तो हमें नॉर्मली प्लस करना चाहिए, लॉस हुआ हो तो हमें नॉर्मली माइनस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे ही है कि अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो वो हम ऐड बैक करते हैं और गेन को हम माइनस करते हैं। उसकी वजह ये है, ये भी मैंने जो आपको एक फॉर्मेट यहाँ पे बताया था, ये देखें, आपकी एक्चुअल आउटपुट है 92, इसमें ये 3 का एबनॉर्मल लॉस ऐड करूंगा तो ये मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट के बराबर निकलेगा। एक्चुअल आउटपुट 92 में जब ये 3 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक होगा तो फिर ये एक्सपेक्टेड आउटपुट बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेरा एक्चुअल आउटपुट है 97, 97 में से ये 2 का गेन माइनस करूंगा तो ये इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड आउटपुट के इक्विवेलेंट निकलेगा। इस वजह से जो है वो हम लोग अगर गेन हो तो उसको लेस करते हैं और अगर लॉस हुआ हो तो उसको प्लस कर रहे होते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालूं, इक्विवेलेंट यूनिट्स में मेरी एक्चुअल आउटपुट कितनी है जी? एक्चुअल आउटपुट है मेरे पास 4000 प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास 500 है। और ये फर्ज करें, मैं यहाँ पे ये तो मैं सपोज करने लगा हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसके अंदर वो बताएगा कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है। मैंने ये ज्यूम किया है कि जो हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ये मटेरियल लेबर एफओएच वाइज 70% जो है वो कंप्लीट है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कर रहा हूँ, 500 का 70% मैंने ले लिया प्लस 300 का एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब है कि मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने बन गए जी स्टूडेंट्स? मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या कितने बन रहे हैं? 4650। शाबाश जायद साहब, 4650 जी। ये चीज क्लियर है जी सबको? अब हमने निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट निकलती है इक्विवेलेंट यूनिट्स के ऊपर, तो इसलिए पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले जाएंगे। इक्विवेलेंट यूनिट्स होते हैं एक्सपेक्टेड कंप्लीटेड यूनिट्स। एक्सपेक्टेड कंप्लीटेड यूनिट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट को, सॉरी अपनी इनपुट कॉस्ट को, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी। देखो, अब हमारी टोटल जो इनपुट कॉस्ट है
40,000। हमारी टोटल इनपुट कॉस्ट है 40,000 रुपीज, माइनस इसमें से हमने करनी है नॉर्मल लॉस की वैल्यू। वैल्यू का मतलब है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू हमारे पास कितनी है? 400 है। डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स है स्टूडेंट्स हमारे पास 4650। जी हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? आशीष साहब क्या कर रहे हैं? जी हमारे पास बन रही है 8.8 8.516। 8.516 पर यूनिट। स्टूडेंट्स इसको कम से कम 3 डेसिमल तक लिखना है, यानी कि डेसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट्स तक आपने ये वैल्यू लिखनी है। अब हमारे पास जब ये कॉस्ट पर यूनिट निकल आई है तो अब हम किसी भी वैल्यू की, किसी भी नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी लेवल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आउटपुट है हमारे पास कितनी? 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट 8.516। ये मैं अब अपनी आउटपुट की वैल्यू निकालने लगा हूँ, यानी कि फिनिश गुड्स यूनिट्स की एक्चुअल आउटपुट की। जी ये वैल्यू बन रही है, क्या कर रहे हैं जाहिद साहब? 34,064। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ आउटपुट आ रही है। इस कॉस्ट ऑफ आउटपुट को हम यहाँ लिख देंगे। अब इसमें हमने निकाली है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस हमने निकालनी है, तो एबनॉर्मल लॉस या गेन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। एबनॉर्मल लॉस के हमारे पास यूनिट्स हैं 300 यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट 8.516। जी कितनी होगी वैल्यू?
ये वैल्यू आ जाएगी 2555। ये स्टूडेंट्स, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2555। जी, इज डेट क्लियर? सबकी यही आ रही वैल्यू? अब ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 2555। अब इसमें हमने निकालनी है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स थे हमारे पास 500 यूनिट्स इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है हमारे पास नेट से 70% है। अच्छा, मैंने इसमें ज्यूम किया कि मटेरियल लेबर एफओएच वाइज इक्वल परसेंटेज है। इनटू कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ रही है कितनी? 8.516 पर यूनिट। जी, तो कितनी वैल्यू आ गई? रुपीज 500 का 70% लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 8.516 से। टू 2981। अगर हम अब इन सारी वैल्यूज को टोटल कर लें, क्रेडिट साइड की सारी वैल्यूज को टोटल कर लें, क्या आ रहा है जी क्रेडिट साइड का टोटल? इसमें आपने इस 400 को भी शामिल करना है। ये एग्जैक्ट हमारे पास 40,000 आ रहा है। नहीं नहीं जाए साहब, 34,064 है प्लस 2981 है, फिर 2555 है, फिर 400 है। इन सब वैल्यूज को अगर हम टोटल कर लें तो ये एग्जैक्टली 40,000 के इक्विवेलेंट आता है। जी, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो बता सकते हैं, आप पूछ लें बेशक। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग कल करके आएंगे। गॉट इट जी? एग्जाम्पल नंबर 1 आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने कल करके आना है। और खुदा का वास्ता ये एक ही सवाल दिया है, इसको लाजमी कल करके आना है, क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकेंगे। ठीक है, अब ये जितनी भी 4 5 6 क्लासेस रह गई, इसको प्लीज थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ करें, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप कोई किसी भी मामले पे, किसी भी पॉइंट पे अगर ढीले पड़ते हैं तो फिर आपके लिए भी मसला है और मेरे लिए भी मसला है। मैं इसको अब ज्यादा, इसको जो है ना सिलेबस को लटकाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं इसको जल्द अज जल्द खत्म करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, मैं इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी देखना चाह रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो एटलीस्ट ये एक दो क्वेश्चन आप लोग करके आए, ताकि जब आप कल आए तो एक्टिव हों। अच्छा लिसन स्टूडेंट्स, ये आपके जो नोट्स हैं आप लोगों के पास, उसमें भी एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये भी आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 1, बुक की एग्जाम्पल 1, ये भी आपका होमवर्क होगा। उसमें मेंशन कर देता हूँ, ये आपको नोट्स स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एग्जाम्पल 1 जो है ये भी आपका होमवर्क है।
मैं इसको उसके ऊपर मेंशन कर देता हूँ। ये आपका होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जी आप लोगों को करने के लिए। ये दोनों क्वेश्चंस कल आप लोगों ने करके आना है। एक बात इसमें ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो इसके अंदर हम लोग देखते हैं ना कि ये जो हमने अभी जो मैंने पीछे प्रोसेस अकाउंट बनाया हुआ था, ये वाला जो भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव टी अकाउंट था। इसके अंदर सब कुछ चीजें जो जो एक प्रोसेस अकाउंट में हो सकता है मैंने सब लिखा। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ उसके अंदर आ भी रहा हो, यानी कि इसमें से कुछ चीजें आ रही होंगी, कुछ चीजें नहीं आ रही होंगी। तो जो आ रही हैं वो आप लिख लें, जो चीजें नहीं आ रही हैं उनको बेशक आप इग्नोर कर दें। ठीक है, जैसे अभी हमने ये किया तो इसमें हमने क्लोज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था तो हमने उसको नहीं यूज किया। इसी तरह किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ना हो, तो नहीं होगा तो ना लिखें। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन दोनों ना हुए हों, उनको ना मत लिखें। ठीक है, तो जो चीज गिवन है सिर्फ उसके हिसाब से आप उसको करेंगे, जो चीज गिवन नहीं है उसको आपने साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करना। ठीक है जी, कल ही इसके इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।